चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग लैंड फॉर्म्स की। ठीक है, तो लैंड फॉर्म को पढ़ने का जो तरीका है वो इस रूप में, आपको कितने तरह के लैंड फॉर्म की हम बात करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो रिवेराइन लैंड फॉर्म, रिवेराइन टोपोग्राफी। अब हम इसको बोलेंगे लैंड फॉर्म को टोपोग्राफी। रिवेराइन टोपोग्राफी या फिर इसको फ्लूवियल टोपोग्राफी भी कहते हैं, रिवेराइन या फ्लूवियल। रिवेराइन या फ्लूवियल टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, इसके बाद जो आएगा कास्ट। अंडरग्राउंड वाटर, कास्ट टोपोग्राफी। मैराइन टोपोग्राफी, मराइन टोपोग्राफी, डेजर्ट और ग्लेशियल। पांच इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी। रिवेराइन टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, मराइन टोपोग्राफी और डेजर्ट और ग्लेशियर। ठीक है, और ये जब हम चारों सब चीजें पढ़ेंगे तब पहली चीज देखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? तब उसमें देखा जाएगा प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस लगती है। फिर एक चीज देखेंगे हम लोग, इरोजनल। दूसरा देखेंगे डिपोजिशनल। कल आपको बताया था डिपोजिशंस होते हैं, डिपोजिशनल। और फिर आएंगे एक तरह से एग्जाम्पल्स, रीजंस, किस किस रीजन में ये सब है। ठीक है, तो ये एक तरह का चार्ट बन जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ चार्ट के हिसाब से कई बार बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको इस तरह का एक चार्ट जैसा बन जाएगा, यानी रिवेराइन टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, मराइन, डेजर्ट और ग्लेशियर। चारों में ये चार चीजें रहेंगी। सब में हम लोगों को प्रोसेस देखना है। ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है, और कई जगह पर जो एग्जाम्पल है वो कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज करते हैं और छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस चार्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो आप चार्ट फॉर्म में भी बना लीजिएगा, मैं तो रैंडम ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन आप चार्ट में उसको बाद में फिल कर लीजिएगा। अभी आप भी रैंडम लिख लीजिए मेरे साथ, लेकिन बाद में चार्ट पूरा कर लीजिए। तो इस चार्ट के हिसाब से हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे, रिवेराइन की, और उसमें भी प्रोसेस की।
processes, which processes involves in. तो रिवेराइन में प्रोसेस रहेंगी एब्रेशन, कल बात हुई थी हमारी, एब्रेशन, एट्रिशन, एब्रेशन, एट्रिशन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड केविटेशन और एक्टिवेशन, इस टाइप की और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन केविटेशन भी, केविटी बन रही थी ना, आपको बताया था कल। वाटर बबल्स जो है, उन बबल्स में एयर है और वो एयर एकदम से बाहर आएगी तो कैविटीज तैयार होगी, तो कैविटी फॉर्मेशन, कैविटेशन, तो ये प्रोसेस रहेंगी। तो तीन हिस्से होते हैं इसके, जो बिल्कुल सबसे ऊपर से जो नदी जहां से शुरू होती एकदम माउंटेन पीक से, तो उसको बोलते हैं यूथ स्टेज, युवा। बीच में जो होता है मैच्योर, तीसरा जो होता है ओल्ड। यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। स्टेजेस कितनी होती हैं? तीन, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। नदी वाली अवस्था में तीन स्थितियां होती, युवावस्था, परिपक्व अवस्था और बुजुर्ग, बूढ़ी हो जाती, ओल्ड हो जाती। तो ये तीन स्थितियां होती है। आइए नोट्स में आकर के थोड़ा सा देखें। आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसमें ये स्थिति देखने को मिलेगी। ये यूथ स्टेज, यहां पर जो नदी है वो मेच्योरिटी वाली स्टेज, और यहां जो नदी है वो ओल्ड स्टेज। यूथ, मैच्योर, तो ये हो गया हेड वाटर्स। हेड वाटर्स वर्टिकली नीचे आता है, तो ये पूरी तरह से इरोजनल फॉर्म है, इरोजनल वाला है। जो यूथ स्टेज होता है उसमें इरोजन बहुत जाता है, तो इरोजनल वाला होता है। तो सबसे पहले प्रोसेसेस आपको बता दी। अब आ जाइए इरोजनल फीचर्स। इरोजनल फीचर्स, तो यहां इरोजनल फीचर होंगे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ भी लो। हेड वाटर स्ट्रीम्स स्वीपली फ्लो डाउन स्टीप माउंटेन स्लोप्स एंड कट डीप वी शेप्ड वैलीज, तो यहाँ वी शेप्ड वैलीज तैयार होता है, वाटरफॉल्स तैयार होते हैं। एंड रेपिड ऑकर इन दिस रेपिड्स, और क्या बनते हैं? रेपिड्स बनते हैं, और बनते हैं रेपिड्स। तो इरोजनल फीचर है वी शेप्ड वैलीज, गॉर्ज, वी शेप्ड वैलीज। किसका फोन बज रहा भाई? आपका?
तो बंद करो ना। ऐसे थोड़े करते हैं। हाँ, पहले से ही करके रखो। वी शेप्ड वैलीज, गॉर्ज, कैनियन, रैपिड, अभी बताते हैं, एक एक बताते हैं। तो पहला है यहाँ, आइए थोड़ा सा एक और नोट्स है हमारे पास, उसमें भी देखते चलें। ये अपर कोर्स में क्या होगा, रेपिड्स तैयार होंगे, वाटरफॉल्स तैयार होंगे। एक मिनट, तो गॉर्ज तैयार होंगे। तो गॉर्ज कैसे बनेंगे, ऐसे गॉर्ज बनेंगे, बहुत ही स्पीड से। तो चूंकि वर्टिकल होगा, क्या होगा, इरोजनल जो होगा वो वर्टिकल होगा, और वर्टिकल यूथ स्टेज में वर्टिकल इरोजन होगा। किस टाइप का इरोजन होगा, वर्टिकल। तीन चीजें, दो चीजें बहुत ज्यादा होगी, स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, वाटर फ्लो की स्पीड, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इरोजनल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तीन चीजें बहुत ज्यादा होगी, स्पीड, एनर्जी और इरोजनल कैपेसिटी। तीनों बहुत ज्यादा होगी, और तीनों ज्यादा होने की वजह से वी शेप्ड वैलीज बन जाएंगी। जो घाटी बनेंगी वो वी शेप्ड होंगी, क्योंकि नदी बीच में से बहेगी, दोनों तरफ से वैलीज की बाउंड्री तैयार होंगी। गॉर्ज बन जाएंगे, वैली ऑफ कावेरी रिवर। तो ये वैली ऑफ कावेरी रिवर में आपको गॉर्ज दिख रहे हैं दोनों तरफ, तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, वो एग्जांपल है वहां का। तो गॉर्ज बन रहा है। कैनियन बन रहे हैं, ऐसे कैनियन बनते हैं। गॉर्ज जब सीधा सीधा कटा होगा और जब घूम करके नदी जाएगी तो बीच में ऐसे कैनियन बन जाएंगे। तो रिवर कोलोराडो यूएसए में ग्रेट ग्रैंड कैनियन इस टाइप के कैनियन तैयार करती, कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था प्रोसेसेस, दूसरा बताया इरोजनल। इरोजनल वाले में थोड़ा सा उसमें भी चलते हैं। तो हेड वाटर स्ट्रीम से ये सब वाटरफॉल तैयार होंगे, वी शेप्ड वैलीज तैयार होंगी, रेपिड्स बनेंगे। एक मिनट, यूथफुल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वर्टिकल एंड हेडवर्ड इरोजन। कैसा रहेगा, वर्टिकल एंड हेडवर्ड अपर कोर्स में, और रफ चैनल बेड बनेंगे। हाई कॉम्पिटेंस, लो कैपेसिटी, लार्ज ग्रेडियंट रहेगा बिकॉज ऑफ स्लोप, हाई टर्बुलेंस रहेगा, नेरो चैनल्स होंगे और स्ट्रेट कोर्स होगा। स्ट्रेट कोर्स। तो तैयार होंगे ये वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स, रेपिड्स, पैथोल्स, गॉर्जेस, ब्रेडेड स्ट्रीम्स एंड इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये सब तैयार होंगे।
ठीक है, तो ये रैपिड्स में रैफ्टिंग बहुत अच्छे से होता है। तो ऋषिकेश की जो गंगा है जहाँ रैफ्टिंग होता है गंगा में, वो रैपिड्स तैयार। ठीक है, और ये जो वाटरफॉल है आप देख रहे हो, जो स्ट्रीम आ रहा है वो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो नीचे एक प्लस पूल बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। आप कभी भी वाटरफॉल के नीचे एक पूल देखोगे, एक स्विमिंग पूल जैसा हो जाता है जिसमें लोग खड़े होकर के नहाते हैं, जहाँ स्विमिंग भी करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल वाटरफॉल में वो एक प्लंज पूल बनाता है जहां गिरता है झरना बहुत ऊंचाई से। तो बहुत ऊंचाई से जब झरना गिरेगा तो वो उसको हम वाटरफॉल कहेंगे। और ये जो कहलाएगा ये कैटरेक्ट, जब थोड़े से कम ऊंचाई से गिरता है, ये झरना नहीं है, ये कहता है, इसको कहते हैं कैटरेक्ट। CATARACT, कैटरेक्ट। तो 3 तरह की चीजें तैयार हो रही है। कहीं कहीं पर जो है वो रेपिड तैयार हो रहे हैं जहां राफ्टिंग होती है, रेपिड। कहीं पर कैटरेक्ट तैयार हो रहा है और कहीं पे वाटरफॉल। 3 चीजें समझ में आ गई। आइए मैं लिख देता हूं। वाटरफॉल। इरोजनल फीचर समझ में आ गए। तो जो ऊपर वाला वहां तो डिपोजिशनल होता ही नहीं है। जो यूथ स्टेज है वहां तो डिपोजिशन कहीं पर भी गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो डिपोजिशन के चांसेस नहीं है, वो तो पूरी तरह से इरोजनल फॉर्म ही है। और इरोजन भी कैसा, वर्टिकल वाला। फ्लो कैसा है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल। एक और ये होता है रिवर कैप्चर। दरअसल इसको विक्टिम रिवर कहें, ये साफ साफ लिख देता हूं। विक्टिम रिवर, इसका पानी एक तरह से ये जो इधर घूम रहा है, क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ये जो है इधर से जो रिवर जा रहा है छोटा सा, ये अलग से जो प्राइवेट रिवर है एक तरह का, वो उसको अलग कर देगा, एक गैप तैयार कर देगा दोनों के बीच में। और ये रिवर को, तो इसको बोलेंगे रिवर कैप्चर। तो ये रिवर कैप्चर तैयार हो जाते हैं, इसको बोलेंगे रिवर कैप्चर। एक और लिख लीजिए यहां पर, रिवर कैप्चरिंग। क्योंकि वो जो वर्टिकल हेड वाटर आएगा ऊपर से बहुत स्पीड से, वो जो मूल रिवर है जिधर से वो जाता है, वहां से एक विंड गैप तैयार हो जाएगा और उसकी दिशा ही बदल जाएगी और वो दूसरी तरफ हो जाएगी, तो वो विक्टिम हो जाएगी। और इसका पानी ये बंद हो गया एक तरह से और इधर पानी शुरू हो गया, तो मूल नदी ही ये बन जाएगी, मेन रिवर ये बन जाएगा अब इधर। तो इसको बोलेंगे रिवर कैप्चरिंग। तो यूथ स्टेज में रिवर कैप्चरिंग भी बहुत होता है।
ठीक है, इसलिए गंगा, मंदाकिनी और वो हम बात करते हैं ना ऊपर अलकनंदा और वो तमाम प्रकार के जो प्रयाग हैं, वो सब रिवर कैप्चरिंग के एग्जाम्पल है। हिमालय वो कैप्चर कर लेते हैं दूसरी रिवर को। मूल नदी तो वहां से चली थी, वो कोई दूसरी थी, आगे जाकर के कोई दूसरी नदी बन जाती, लास्ट में आकर के हम लोग गंगा बोलते हैं। तो गंगा सब नदियों का पानी छीन करके बनी हुई है देखा, ठीक है, एक मेन नदी बन जाती। तो कई बार हम बोलते हैं कि क्या वाकई में गंगा नदी का ही ओरिजिन हुआ है? बोले नहीं, भागीरथी का हुआ। आगे से जो नदी आ रही है वो तो अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा भी मूल नदी है क्या? नहीं, उसमें फिर कोई दूसरी नदी मिल गई। तो तमाम प्रयाग में आकर के हम बात करते हैं तो रिवर कैप्चरिंग। तो यहाँ जो घटना होती है रिवर कैप्चरिंग। फिर आते हैं मिएंडर। ये मिएंडरिंग होता है। मिएंडर, तो मिएंडर में जब आप बात करते हो, नेचुरल लेव का एग्जांपल है ये, फिर उसको छोड़ो लेवी का, अभी हम मिएंडर वाले में देखते हैं। ये तो दो तरह की चीजें होती है मिएंडर में। एक होता है रिवर क्लिफ ऑफ मिएंडर, रिवर क्लिफ ऑफ मिएंडर। तो जहां इरोजन हो रहा है वहां क्लिफ तैयार होगा। जहां इरोजन हो रहा है वहां पर क्लिफ तैयार होगा, क्योंकि वाटर करंट इधर इधर आकर के टकराता है, स्पीड से टकराता है इधर की तरफ। इसको बोलते हैं रिवर क्लिफ, रिवर क्लिफ। तो इरोजनल वाले में लिखेंगे आप लोग रिवर क्लिफ ऑफ मिएंडर, रिवर क्लिफ ऑफ मिएंडर। तो यहां चूंकि टकराया, तो इधर की तरफ क्लिफ तैयार हुआ, और यहां से वो जो पानी इधर ले गया तो यहां जाकर के उसने डिपोजिट कर दिया। तो अब डिपोजिशनल शुरू होगा। अब फीचर्स कौन से? डिपोजिशनल फीचर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे इरोजनल फीचर। तो इरोजनल फीचर में क्या तैयार होते हैं? रिवर क्लिफ, खड़ा खड़ा कटाव बिंदु जो होता है एकदम से, इसका मतलब नदी का वो किनारा जिससे सब कुछ कट गया है और एकदम खड़ा है, जिसमें आप एकदम उतर नहीं सकते, पैदल आप उतर नहीं सकते, जंप करना पड़ेगा। पैदल उतरने की जगह नहीं है, एकदम से खड़ा ढाल है, तो वो कहलाएगा रिवर क्लिफ, क्योंकि वहां इरोजन हो गया है। तो जहां डिपोजिशन हुआ है इस तरह से, यहां आकर के डिपोजिशन हुआ है, इस जगह पर आकर के सारा डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ स्लोप, स्लिप ऑफ स्लोप। A slip of slope of meander, slip of slope meander of meander। तो meander का slip of slope, meander का slip of slope वो क्या था? क्लिफ, रिवर क्लिफ। जगह जगह से ऐसे लेवीज तैयार हो जाएंगे, इस टाइप के लेवी।
आगे एलुवियल फैंस बन जाते हैं। कई जगह पर आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं, ये ऐसे है। आप हाथ से जलने वाला पंखा होता है ना, गर्मी के दिनों में बिजली चली जाती है तो हम लोग हाथ से पंखा करते, तो हाथ में पकड़ने वाले पंखे का शेप ऐसा होता। तो ये फैंस, एलुवियल फैंस, एलुवियल पंख तैयार हो जाते, डिपोजिटेड बाय हिल स्ट्रीम ऑन द वे ऑफ अमरनाथ, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से आकर के एलुवियल फेन बनाती नदियां, एलुवियल फेन। कई जगह पर डेल्टा बनते हैं। डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा तो आपने देखा ही, ये सैटेलाइट पिक्चर है रिवर डेल्टा का। ये बहुत ही फेमस सैटेलाइट पिक्चर, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। लेकिन कई कई जगह पर डेल्टा बनाने की जगह नहीं होती, इतना डिपोजिशनल नहीं होता, और डिपॉजिट करने के लिए साथ में ज्यादा कुछ वो लाती नहीं है, तो जल्दी ही वो समुद्र में मिल जाती है। ऐसी जगह को बोलते हैं एस्चुरीज, जो गहरी होती है। ठीक है, जो ज्यादा गहरा होता है और उसके पास डिपोजिशन ज्यादा नहीं होता। डिपोजिशन करने के लिए साथ में वो कुछ लाई भी नहीं, इतना ज्यादा इरोजन नहीं हुआ, इरोजन नहीं हुआ और उसके पास डिपोजिशन करने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं, तो वो सीधा ही समुद्र से मिल जाती है। समुद्र से मिल जाएगी तो फिर पानी में गहराई होगी, जिस जगह पर वो समुद्र से मिलेगी तो ज्वार नदमुख, उसको हम लोग सामान्यतः बोलते हैं ज्वार नदमुख हिंदी में। तो ज्वार नद जो है वो कहलाता है एस्चुरी, एस्चुरी। तो वो एस्चुरी का एग्जाम्पल है, ये डेल्टा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये डिपोजिशनल फीचर्स तीसरे नंबर पे जो आपको बताया, और रीजंस तो आपको बता दिया, सुंदरबन, कावेरी, ये वो सब बताया ना, तो वो लास्ट वाला पॉइंट वो हो गया। तो ऐसा करके आप पूरा रिवेराइन वाले में चारों हो गए, प्रोसेसेस, इरोजनल। हाँ, तो जब मेंस में लिखने को आएगा तो आप इसी फॉर्म में लिखिएगा, तो ये प्रॉपर ज्योग्राफी का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि मेंडर कहाँ बनते हैं, तो मेंडर हमेशा ऊपर यंग वाले में नहीं बनेंगे, मेंडर नीचे आकर के बनेंगे। हाँ, ये मेंडरिंग जो हो रही है, ये मेंडरिंग का फेमस एग्जांपल आपको ये मेंडरिंग, जिगजैग, बिल्कुल ऐसे सर्पिल स्पाइरल जाती है रिवर। और सबसे बड़ी चीज है कि गॉर्ज नहीं बन रहे हैं, बड़े बड़े गॉर्ज नहीं है, मैदानों में प्लेन्स में आकर के नदी इस तरह से बहती है। ओल्ड, ये ओल्ड स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? ओल्ड स्टेज। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें अगर फ्लड आ गया तो दोनों तरफ पानी बह जाएगा, उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन्स, बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन्स, इसी को फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं, बाढ़ का मैदान। इसलिए कई बार गंगा में बाढ़ आती तो एकदम दोनों तरफ, कानपुर में जब पानी इधर उधर बह जाता है तो कानपुर शहर में आ जाता है, वाराणसी में बहता है तो बस्तियों में आ जाता है, गंगा का पानी बस्तियों में आ जाता है। तो ये मेंढर का बेस्ट एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का मैदान।
जब भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में बाढ़ आती तो क्या होता है, गांव डूब जाते। तो पानी आया कहां से, नदी से। नदी में क्या था, मेंडरिंग। नदी में मेंडरिंग था और गहरे गॉर्ज नहीं थे। इसलिए आप देखोगे कि चंबल के किनारे, नर्मदा के किनारे बाढ़ कम आती, क्योंकि अंदर ही पानी बहता रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अंदर ही वो फ्लो कर लेती है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े गार्ज हैं, तो कितना भी ऊंचा पानी हो, कितना भी पानी हो, वो अंदर ही रहेगा, नदी के अंदर ही रहेगा। एकदम ऐसे गांवों में फैलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन गुजरात में जाकर के नर्मदा का क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टेज। अमरकंटक में युवा, जबलपुर में, और यहाँ पर एक तरह से भेड़ाघाट के यहाँ पर भी गॉर्ज है ना, बहुत बड़े बड़े। तो हमारे यहाँ होशंगाबाद में आकर के बाढ़ आने की स्थिति आई, यहाँ पे भी गॉर्ज मिलेंगे लेकिन उतने नहीं। फिर उधर आगे जाकर के हरदा, और आगे जाकर के उधर जब जाएंगे तो वहां बाढ़ होती है। वहां जब बाढ़ आती है तो फिर गांव डूब जाते हैं, नर्मदा की बाढ़ से गांव डूबते। फिर ओंकारेश्वर में फिर चूंकि माउंटेन्स आ गए थे, और वो तो फिर उनने कटाव किया, फिर गॉर्ज बनाए। ठीक है, और जहां जहां गॉर्ज गहरे होंगे वहीं पर डैम बनाना उचित होगा, क्योंकि एक वॉल ही बनानी है बस। दोनों तरफ तो ऑलरेडी नेचुरल बाउंड्री है, बाकी दूसरी तरफ पानी। तो इसलिए इंदिरा सागर, पुनासा, तो डैम का जो सिलेक्शन होता है, साइट सिलेक्शन, वो उसी आधार पे होता है। मेंढर में तो डैम बनाना बहुत महंगा हो जाएगा। मेंढर में डैम बनाएंगे तो फ्लड प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो मेंढर में तो डैम बनाने का कोई तुक ही नहीं है। तो आप लोग अच्छे से जो है फ्लड मैनेजमेंट हर कलेक्टर को करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक दो जगह जॉब में रहा तो मुझे फ्लड का चार्ज दे दिया, तो मैंने कहा यहाँ तो बाढ़ आती नहीं है। तो हर जिले में एक फ्लड का ऑफिसर होता है। बोले इसीलिए तो आपको बनाया कि आप फ्री रहो, मतलब बाढ़ तो आएगी नहीं पर बाकी आपको बाढ़ का अधिकार, वो अधिकारी बनाया गया। उनका बाढ़ अधिकारी मतलब, बाढ़ इस जगह पे कौन सी बाढ़ आ रही है, यहाँ तो नदी भी नहीं पड़ती, यहाँ बाढ़ भी नहीं है, आप मुझे बाढ़ अधिकारी बना, बाढ़ का चार्ज दे रहे हो। तो फ्लड मैंने एक दो से पूछा, मैंने कहा ये बना रहे हैं, मुझे कागज दिया है आज कि आप आज से फ्लड ऑफिसर होंगे। तो मैंने कहा ये होता है क्या ऐसा फ्लड कंट्रोल का, कुछ होना कुछ नहीं सर, आपको ऐसे ही कृपा की है साहब ने आपके ऊपर, मतलब आपको ऐसे ही, कोई ये ना कहे कि आपको कोई काम ना सौंप रखा है, मतलब काम सौंपा हुआ है आपको, फ्लड आएगी तो देखेंगे तो हमने कहा ये भी एक तरीका होता है अपने पसंदीदा अधिकारियों को सपोर्ट करने का, है ना, कि उसको 6-7 ऐसे जबरदस्त चार्ज दे दो। जैसे 100 साल में पेंडेमिक आता है, उसको पेंडेमिक ऑफिसर बना दो, महामारी अधिकारी। कोरोना जैसा तो 100 साल में आना है। वो कहेगा मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास इतनी 15 तरह की चीजें हैं, मैं क्या क्या करूं। तो ऐसा लगेगा वो बहुत बिजी आदमी है। ये सब चीजें तो होनी है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब थोड़ा सा उस पिक्चर को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कौन सा वाला ये वाला। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूथफुल स्टेज के, तो मेच्योर स्टेज में क्या था, वर्टिकल और लेटरल इरोजन। मेच्योर स्टेज जो होगी, यानी कि ऐसी, ये वाली, ये मेच्योर, यहां केवल वर्टिकल इरोजन हो रहा था, अब यहां लेटरल इरोजन भी होने लगा। लेटरल इरोजन, तो इरोजनल लैंडफॉर्म ये बनेंगे, वाटरफॉल्स बताया आपको, गॉर्ज बनाया, रैपिड, पैथोल्स, वी शेप्ड वैलीज, इंटरलॉकिंग स्पर्स बनते हैं। तो लोअर एलिवेशन स्ट्रीम्स मर्ज टू फ्लो डाउन जेंटल स्लोप्स, ये जेंटल स्लोप्स बनाते हैं, और वैलीज ब्रॉडन एज कोलेसिंग, कोलेसिंग, रिवर्स स्टार्ट टू मिएंडर, यहां से मिएंडरिंग शुरू हो जाएगा। और मिएंडरिंग जब शुरू होगा तो एट द लोएस्ट एलिवेशन ए रिवर मिएंडर्स अक्रॉस ए ब्रॉड एंड नियरली फ्लैट वैलीज एंड फ्लड प्लेन। फ्लैट वैलीज एकदम घाटियां जो है, दून, दून्स बन जाते हैं। इट में डिवाइड इनटू सेपरेट चैनल्स
एज इट फ्लोज अक्रॉस ए डेल्टा, लास्ट में जाके डेल्टा बना रही, दिख रहा है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? डेल्टास, लेवीज, ब्रेडेड रिवर्स। और इरोजनल एंड डिपोजिशनल मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स। और अब ये ऑक्सबो लेक्स भी बता देता हूं मैं आपको यहां। क्या होगा कि ऐसे फ्लड प्लेन्स तैयार हो गए, और इस तरह से क्या होता है कि बीच में ये स्लिप ऑफ बैंक है, ये है, तो बीच में इस तरह से कट हो जाएगा। नदी जो है पहले ऐसे यों बहती थी, लेकिन यहां पर डिपोजिशन हो गया इस दोनों हिस्से में। डिपोजिशन हो गया, और डिपोजिशन होने से नदी का ये हिस्सा कट गया, और नदी अब यहां से बहने लगी, ऐसे ऐसे बहने लगी, इधर 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 एक लेक बन जाएगी, झील बन जाएगी, उसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल फीचर्स। डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, ऑक्सबो लेक। तो जगह जगह आपको ऑक्सबो लेक वाला ये चीज दिखाई देगा। ठीक है। तो मुझे लगता है जितने भी टर्म्स आपके नोट्स में दिए जाएंगे, आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसमें जो भी टर्म्स होंगे वो आपको समझ में आ रहे हैं ना? लगभग सारी चीजें, फ्लड प्लेन समझ में आ गया। तो ये ट्रांसफर जोन है, और लास्ट में डिपोजिशनल जोन। तो हेड वाटर्स यानी कि इरोजनल जोन, ट्रांसफर जोन, और डिपोजिशनल जोन। तो ये एलुवियल फेन जो बनेंगे मेच्योरिटी स्टेज के शुरुआत में, तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में मेच्योरिटी स्टेज शुरू हो रही है एक तरह से, वहां फेन तैयार होता है। और ओल्ड स्टेज जहां खत्म हो रही है वो माउथ ऑफ रिवर कहलाता है, तो वो डेल्टा एस्चुरीज, वो माउथ ऑफ रिवर। तो तीनों जोन लिख लीजिए। हेड वाटर्स मींस इरोजनल जोन, हाईली इरोजनल जोन, वर्टिकल इरोजन। दूसरा हो जाएगा ट्रांसफर जोन, तो दोनों तरह के शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से शुरू हो जाएंगे? लेटरल वाला भी और वर्टिकल वाला, दोनों तरह के इरोजन शुरू हो जाएंगे।
चलिए अब आगे मुझे लगता है रिवर वाला हो जाएगा। अब आप बचा हुआ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी जहाँ कोई बताने लायक है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। फिर ओल्ड स्टेज में और देख लो थोड़ा सा, यहाँ मेंढर बनेंगे, रिवर क्लिप्स, स्लिप ऑफ शॉक्स, फ्लड प्लेन्स। ओल्ड स्टेज लोअर कोर्स में डिपोजिशन होगा, लेटरल इरोजन यहाँ चलता रहेगा, वेलोसिटी ठीक ठाक रहेगी, डिस्चार्ज हाई कैपेसिटी लो कंपिटेंस, थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा ये जो वेलोसिटी उसको कम कर लेना, लो वेलोसिटी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। मेंडरिंग कोर्स बनेंगे, वाइड फ्लड प्लेन्स, चैनल डेप्थ और लो ग्रेडियंट स्लोप रहेगा। तो यहाँ डेल्टा, पॉइंट बार्स, सैंड बार्स, ऑक्सबोलेक्स, meanders, लार्ज फ्लड प्लेन्स, रेज्ड बैंक्स, ये रहेगा। ये निक पॉइंट होता है, सडन ब्रेक और इरेगुलरिटी इन द ग्रेडियंट अलोंग द लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ ए रिवर। तो ये देख लीजिएगा। आइए कास्ट कार्टोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी में आते हैं हम लोग, कास्ट वाले में। पहले कास्ट वाला कर लेते हैं, ग्लेशियल वाला बाद में करें। कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। एक मिनट, इधर का कोई एग्जांपल ना छूट जाए। ये हो गया। चलिए फिर कास्ट वाले में आ जाइए। फिर प्रोसेस से पहले हम लोग एजेंट देख लेते हैं कि ये कास्ट टोपोग्राफी मींस अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर जब अंडरग्राउंड हो जाता है, लैंडफॉर्म शुड बी रिच इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं चूने के पत्थर में, हैवी मॉडरेट इस टाइप की चीजें होती है। ऐसे स्ट्रीम सिंक्स होते हैं, नदी आ रही थी ब्लाइंड वैली में जाकर के वो डिसअपियर हो गई, पानी जो आ रहा था वो यहां आकर के डिसअपियर हो गया, तो ब्लाइंड वैली तैयार करता है, ऐसी जगह पर वो बनाता है ब्लाइंड वैली। पानी अंदर उतर गया, अंडरग्राउंड, पानी कहां चला गया, अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड कास्ट टोपोग्राफी का मतलब है अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, पानी का अंडरग्राउंड हो जाना। और खास करके अंडरग्राउंड तभी होगा जब वो पोरस होगा। कल आपको बताया था लाइम में, लाइम स्टोन चूने के पत्थर की चट्टानें होंगी तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। फिर यहां से बाहर निकलता है पानी, फिर से यहां से गायब होकर के फिर आगे बहने लगता है, बीच में नदी गायब ही हो गई, अंदर उतर गई, तो लाइम स्टोन आने की वजह से वो अंदर चली गई। तो सिंक होल्स, ऐसे सिंक होल्स होते हैं जहां से जगह जगह से पानी अंदर जाता रहता है और फिर यहां से रिस करके वापस इस नदी में मिलता रहता है, तो वो ट्रिब्यूटरीज की तरह काम करेगा, सहायक नदी की तरह काम करेगा। तो हमारा सिंक होता है ना जहां हम बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं, वैसे सिंक बन जाते हैं पहाड़ों पर।
और वहां से पानी रिसता रहता है। तो जगह जगह पर केव्स बन जाती हैं, केव्स, सम्प, स्प्रिंग, फ्रैक्चर्स, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं कास्ट टोपोग्राफी। तो अंडरग्राउंड वाटर प्रोसेस होती है एब्रेशन, कोरोजन और एट्रिशन। एब्रेजन, कोरोशन और एट्रिशन, तीन चीजें, एब्रेजन, कोरोजन एंड एट्रिशन। अब ये तो आपको कल बता दिया था, तो इसमें कोई मुझे लगता है कुछ नहीं होगा दिक्कत। इरोजनल फीचर्स, इरोजनल फीचर्स, इरोजनल फीचर्स ऐसे होंगे, कैसे? सिंक होल, इरोजनल फीचर होंगे यहां पर जो लैंडफॉर्म्स तैयार होंगे, लाइक सिंक होल्स, ये जो इसमें बने हुए हैं सिंक होल्स, जगह जगह पर सिंक होल्स तैयार हो जाएंगे। ब्लाइंड वैलीज, ब्लाइंड वैली, सिंक होल, ब्लाइंड वैली, केव्स, केव्स, सिंक होल्स, ये ऐसी केव्स तैयार हो जाएंगी, केव्स। कोटमसर केव, कोटमसर केव में स्टेलेक्माइट, लेक्टाइट और स्टेलेग्माइट अभी बताता हूं, वो डिपोजिशनल है, बट इरोजनल क्या हुआ? इरोजनल में केव्स तैयार हो जाएंगे। अब डिपोजिशनल वाले में आएंगे हम लोग, तब उसमें वो बताएंगे। स्वेलो होल तैयार हो जाते हैं ऊपर सेक्शंस में, स्वेलो होल ऊपर लिखा है, स्वेलो होल, सिंक होल, और बहुत सारे सिंक होल एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं डोलाइट, DOLIT, डोलाइट, डोलाइट्स। बहुत सारे सिंक होल्स एक ही जगह पर है, तो डोलाइट्स। और उस तरह के सिंक्स भी हैं, सिंक होल भी हैं, और वो भी हैं स्ट्रक्चर, स्वेलो होल भी हैं, और ये सब एक साथ वो कहलाएगा उवालाज, उवालाज, UVALAS, उवालाज। तो क्या क्या तैयार हो रहे हैं? कभी उवाला बोलेगा, कभी डोलाइट बोलेगा, तो आप समझोगे ना कि ये कास्ट टोपोग्राफी का पार्ट है और लाइम स्टोन में तैयार होता है और इरोजनल फीचर है। तो कभी कभी वो एक सेंटेंस बना देगा, वो बोलेगा कि इसमें से ये सही है कि नहीं। उवाला एक इरोजनल फीचर है, कास्ट टोपोग्राफी कहलाता है, और लाइम स्टोन में है। अब तीनों बातें पता होगी तो, एक जगह पे उसने इसको मराइन टोपोग्राफी लिख दिया, या लाइम स्टोन के बजाय उसने सैंड स्टोन लिख दिया, या और कुछ लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो यही करता है ना, तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तभी बात बनेगी, ठीक है? नहीं तो ट्रैप में आ जाओगे, तो पकड़ में नहीं आना है। उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें बहुत ही छोटी हैं बट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है सिलेबस। वो फालतू का उलझा के रखते हैं कि इतना सारा है, इतना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आ जाइए डिपोजिशनल वाले में, डिपोजिशंस। अब चूंकि ये तो इरोजनल फीचर्स हो गए, डिपोजिशनल फीचर्स होंगे स्टेलेक्टाइट। ऊपर की तरफ जब चूने की चट्टानें लटकती हुई दिखेंगी, लाइक दिस, ऊपर से पानी टपक रहा है और चूना जमा होता जाता है, तो स्टेलेक्टाइट
ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। छत पे ऊपर सीलिंग फैन ऊपर, तो सीलिंग पे आप नजर घुमाएंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और यदि आप फ्लोर पे आएंगे, फर्श पे आएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, नीचे ऊपर और नीचे, नीचे ऐसा रहेगा। और जगह, कई जगह पर वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे पिलर, वो कहलाएगा पिलर। इस तरह से मिल जाएगा वो। तो यहां इस डायग्राम में आपको ये देखने को मिलेगा, पिलर, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, और वो केव का माउथ है, गुफा का द्वार, जहां से लोग देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। और केव पूरा कहलाएगा केव। एग्जाम्पल हो जाएगा कोटमसर केव, छत्तीसगढ़ का कोटमसर केव। ऐसे दुनिया में बहुत सारी गुफाएं, मेघालय में बहुत है ऐसी केव्स। अमरनाथ नहीं, नहीं वो चूना लाइमस्टोन नहीं ना, नहीं डिपोजिशन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका नहीं, उसको उसको शायद अब आप, मैं कह नहीं सकता उसको। मेघालय में है ऐसी केव्स, और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो जो है ना हिमालय में बिल्कुल वहां पर है ना। हाँ। अच्छा, तो उसको स्टेलेग्माइट ही कहेंगे। चलो ठीक है, अच्छा है। बाकी अभी तक जो पढ़ने में आ रहा है कास्ट टोपोग्राफी में, उसमें लाइम स्टोन ही बताया गया, रिच इन लाइम स्टोन। कह सकते हो कि लाइम स्टोन वाले में ज्यादा होता है ऐसा, बाकी जगहों पे कम होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको कास्ट टोपोग्राफी में? डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर समझ में आ गए? एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए अगला वाला आ जाइए। मराइन, मराइन टोपोग्राफी थोड़ा उस नोट्स में भी देख लेते हैं, हमको कुछ नया मिल जाए। यहां सिंक होल आपको दिखाई दे रहे हैं। सरफेस डिप्रेशन और होल, स्वेलो होल, coalescence of closely spaced sink holes into one large hole। तो जब बड़ा लार्ज होल बना लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्वेलो होल। और डोलाइंस, फर्दर लार्जर डिप्रेशन। लेपीज, वेदर्ड लाइमस्टोन सरफेस जो होती है कास्ट, वो कास्ट टोपोग्राफी का एग्जांपल होगा, ऊपर इरोजनल वाला। ऐसा आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा, आप नदी के किनारे या कहीं पर भी इस प्रकार की कटी फटी चट्टानें मिलेंगी। वाला आर एक्सटेंसिव डिफरेंशियल केव्स। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी में इरोजनल एंड डिपोजिशनल, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, द डिपोजिट ऑफ लाइमस्टोन ग्रोज डाउनवर्ड्स लाइक पिलर्स। और बहुत स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसके नीचे फिर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर। तो कास्ट टोपोग्राफी कंप्लीट। ठीक है, अब आइए मराइन, मराइन टोपोग्राफी।
ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एस्चुराइन। तो यहां पर हम लोग मराइन वाले में आते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म, मराइन या कोस्टल लैंडफॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो लिखिए जरा, कोस्टल लैंडफॉर्म में यानी मराइन टोपोग्राफी में एब्रेशन, प्रोसेस, अगेन प्रोसेसेस, एब्रेशन, एट्रैक्शन, कोरोजन, कैविटेशन, हाइड्रोलिक एक्शन। कल हाइड्रोलिक एक्शन भी बताया था, हाइड्रोलिक एक्शन। कोस्टल इरोजन के ये कारण बन जाएंगे। तो ऐसे सी क्लिफ तैयार होते हैं, क्लिफ, रॉक राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर एंड स्टीप स्लोप, एकदम स्टीप स्लोप होता है। समुद्र के किनारे जाएंगे तो आप वहां पर एकदम समुद्र तक पहुंचना है, तो आप क्लिफ जहां होंगे वहां से उतर नहीं पाएंगे, काफी गहरा होगा, तो आपको दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। क्लिफ, ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो लैंड फॉर्म है उसको बोलेंगे टेरेस। ये वेव कट प्लेटफॉर्म। तो आइए मैं सिस्टमेटिक आपको लिखवा देता हूं, पहले इरोजनल लिख लेते हैं, इरोजनल फीचर्स। इरोजनल फीचर्स, तो फर्स्ट हो जाएगा क्लिफ, क्लिफ्स। तो एकदम जो खड़ा वाला होगा वो क्लिफ होगा, क्लिफ। और इस तरह से जो एक ये जो होंगे ये तो क्लिप्स हैं, इस तरह से जो एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा उसको कहेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म। सेमी सर्कुलर प्लेस ऐसा जो बनाएगा उसको कहा जाएगा बे, खाड़ी, सेमी सर्कुलर। इसको कहेंगे बे। तो सेमी सर्कुलर कट लगेंगे उनको कहा जाएगा बे। जगह जगह पर आपको सी केव्स मिलेंगे, ऐसे केव। उसको कहा जाएगा सी केव। ये समुद्र का पानी, यहां पर एक हॉल बना हुआ है, अंदर से पानी गया, यहां से बाहर आ रहा है, ब्लो होल, ब्लो होल। यहां पर भी नीचे क्लिफ है, एकदम नीचे तक एकदम स्टीफ होगा, और ऊपर जो होगा उसको हैंगिंग वैली, यहाँ पे भी हैंगिंग वैली तैयार होंगे, हैंगिंग वैली। अब इरोजन होते होते इधर से भी एक केव था और उधर से भी केव था, दोनों तरफ के केव का पानी इरोजन से कट गया, केव का जो हिस्सा है वो दोनों केव मिल गया अंदर से, और पानी इधर से उधर जाने लगा, तो इसने एक तरह की आर्च तैयार कर लिया, आर्च तैयार कर लिया, ब्रिज। तो नेचुरल ब्रिज बन जाएगा, नेचुरल ब्रिज या आर्च। अब वो धीरे धीरे, इधर भी किसी समय में आर्च था, ब्रिज था, लेकिन वो ब्रिज कट गया, तो ये जो बचा है ये कहलाएगा स्टेक, सी स्टेक। और जो पहले कभी सी स्टेक रहा होगा वो छोटा हो गया,
बिकॉज ऑफ इरोजन, तो उसको कहेंगे स्टंप, STUMP, स्टंप। तो ये एग्जाम्पल है स्टंप का। स्टंप, फिर सी स्टेक्स, फिर ब्रिज, फिर केव। तो कभी आपसे अगर वो सीक्वेंस पूछे कि किस सीक्वेंस में फॉर्म हुआ है, तो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले सी केव बना होगा, दोनों तरफ सी केव रहा, तो सबसे पहले एक छोटा होल तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं सी होल, ब्लो होल जैसा एक सी होल। सी होल, ब्लो होल तो ऊपर लैंड पे आकर के तैयार हो रहा है। ब्लो होल कहां तैयार हो रहा है? ऊपर लैंड पे। लेकिन सी होल जो होगा वो अंदर ही है। कहां पर? उस तरफ, केव के उस तरफ एक छोटा सा होल है, उसमें से पानी बाहर जाता है, और वो बार बार इरोजन होगा तो होल बड़ा हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के केव कन्वर्ट होता है आर्च में, यानी कि ब्रिज में। आर्च कन्वर्ट होता है स्टेक में, और स्टेक कन्वर्ट होता है स्टंप में। ये थोड़ा सा इवोल्यूशन समझिएगा। इसी सीक्वेंस में आपको एरो बना के वो गड़बड़ करके दे सकता है। अब वो पूछ सकता है इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? डेफिनेटली स्टंप, क्योंकि स्टंप का सबसे ज्यादा इरोजन हुआ है। ये तो यूथ स्टेज कौन सी हुई? केव। और केव से भी पहले अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो वो वाला जो मैं बता रहा था, केविटेशन, केवीटी, यानी केवीटी, जो केविटेशन हो रहा है वही केव बनाएगा। केविटेशन से, केविटी और केव दोनों बात समझ रहे हैं ना? तो केविटेशन की प्रोसेस हुई तो छोटा सा केविटी बना होगा, हल्का सा। केविटी किस में कन्वर्ट हुआ? केव में। तो प्रोसेस कौन सी थी? केविटेशन। तो कभी पूछ लेगा कि स्टंप बनने की शुरुआत किस प्रोसेस से होती है, तो केविटेशन, एब्रेशन, एट्रेशन, वो नहीं है, केविटेशन। तो केविटेशन से स्टंप तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? बड़ा होगा तो बे बन जाएगा। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई अभी आपको, ये है इरोजनल फॉर्म्स, इरोजनल फीचर्स। इरोजनल फीचर्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आ जाइए। डिपोजिशनल, सी बीचेस बनते हैं, समुद्र पे जो बीच बनते हैं वो डिपोजिशन से बनते हैं, सैंड की डिपोजिशन से। सैंड डिपॉजिट होती है तो बीचेस बनते हैं। तो सबसे बड़ा फॉर्म तो यही हो गया, डिपोजिशनल वाले बीचेस। ठीक है, इस तरह से सैंड आगे निकल गया, पानी थोड़ा सा पीछे रह गया तो कोस्टल लेगून, ऐसे लेगून भी बन जाता क्योंकि ड्यून बन गया है। बीच इस तरफ रह गया, बीच पानी थोड़ा सा पीछे छूट गया समुद्र का, लेगून, खारा पानी होता है लेगून। वो जो खड़ी खड़ी क्लिफ्स होती हैं वो सैंड ड्यून्स। और ऐसे जो सैंड ड्यून्स बनते हैं कई बार ऑफशोर भी होते हैं, कोस्टल एरिया से थोड़े दूर सैंड ड्यून अंदर दिखते हैं टापू की तरह, उनको कहा जाता है ऑफशोर सैंड बार। और अगर बीच से ही लगा हुआ है, और बीच से ही लगा हुआ है और उसी से आगे तक निकला हुआ है अंदर तक समुद्र में, आप पैदल जा सकते हो, सेतु समुद्रम टाइप, एडम्स ब्रिज, राम सेतु, बस वो तो कनेक्ट हो रहा है उधर।
आगे जाके, बट वो एग्जाम्पल हो जाएगा सैंड पिट, बट वो कोरल का है इसलिए कोरल पिट है वो। तो कोरल पिट तो आ ही गया, वो बैरियर रीफ और लेगून और ये सब तो कोरल के एग्जाम्पल है ना। वैसे भी लेगून भी कोरल का एग्जाम्पल है और वो भी बैरियर रीफ भी बनती है। आ गया समझ? तो कोरल और सैंड वो भी तो कोस्टल टोपोग्राफी है। ठीक है। और ये जो जगह आप देख रहे हो कि एक टापू जैसा इधर बना हुआ है, बीच में बीच जैसा बना हुआ है, तो टोम्बोलो इसको बोलते हैं, टोम्बोलो। टोम्बोलो देखिए, जहां जहां जिन शहरों में बीच है और बहुत ज्यादा जनसंख्या है वहां ये सब चीजें खत्म हो गई है बहुत सारी, लेकिन जहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। तो यूएस ने काफी हद तक टोम्बोलो और ये सब मेंटेन करके रखे हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, बस केवल टूरिस्ट ज्यादा आते हैं इसलिए वो होटल्स वगैरह इस पूरे इलाके में उन्होंने बीच के चारों तरफ होटल्स बना रखे हैं, लेकिन वो टोम्बोलो वगैरह में नहीं घुसे, इधर नहीं घुसे ऑफशोर सैंड बार में और इसमें। जबकि मुंबई, हमारे यहाँ चेन्नई और तमाम जो केरला और इधर की जो सारी चीजें हैं वहां पर सब खत्म सा हो गया है, और 100-200 सालों से जो है वहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ने वो सब बर्बाद कर दिया, तो खत्म कर दिया। कई बार हमारे यहाँ माइनिंग होने लगी, कई बार वहां से सैंड उठाने लगे, तो कई सारी चीजें खत्म सी हो गई। लेकिन जहाँ पॉपुलेशन कम है अभी भी केवल टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई, वहां ये सब चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन, तो इसको उससे भी जोड़ सकते हो आप, कंजर्वेशन से। कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरिया, कौन सा फ्लैग मिलता है, उस क्या मिलता है उसमें टैग, वहाँ ब्लू टैग रहता है, ब्लू फ्लैग जो भी है, हाँ वो मिलते हैं। तो सुंदर बीचेज, और वो भारत में बहुत कम है, सब आपको विदेशों में मिलेंगे, जहाँ जनसंख्या कम है उन देशों में बहुत ज्यादा अच्छे बीचेज मिलेंगे। साफ, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे वो साफ सुथरा होना भी जरूरी है, ये स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए हुए हों, तो इन सब का भी उसमें बड़ा रोल है। तो मराइन टोपोग्राफी क्लियर, थोड़ा इसमें भी देख लें हम जरा। तो सी स्टेक या सी आर्क, ये इस तरह की आर्च बन जाएगी, यानी कि वो ब्रिज, या आर्क लिख दिया है, ब्रिज, केव्स, प्लेटफॉर्म्स। पहले जो सी क्लिफ थे वो ऐसे हो गए, लैंडस्लाइड एरिया, वेव कट प्लेटफॉर्म, तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये जियोस, रूफ ऑफ केव कोलेप्सिव फॉर्मिंग है, लॉन्ग नेरो इनलेट और क्रिक बन जाता है, तो सर क्रिक जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्रिक बन जाते हैं, तो सर क्रिक जो आप बोलते हो विवाद है किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो वाला। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोलिक एक्शन होगी, ब्लो होल में हाइड्रोलिक एक्शन होगी वेव्स की, और पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ जो इरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोलिक एक्शन के, धीरे धीरे वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जहां हाइड्रोलिक एक्शन हो रही है और ब्लो होल बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो पूरे टूट जाएगा, पूरा इरोजन हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोलिक एक्शन से भी तो इरोजन होता है, ये आपको बताया था। तो यहाँ सीक्वेंस आप देख सकते हो, आर्च, स्टेक, स्टम्प। आर्च किस में बदलेगा, स्टेक में, और स्टेक स्टम्प में, वो यहाँ आकर के पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये सर्फ जोन, जहाँ सर्फिंग करते हैं, वाटर सर्फिंग, स्वेश और बैकवॉश, तो ये जोन होते हैं इसके। डिपोजिशनल फीचर यही टोम्बोला, लेगून, बे माउथ बार, वो बे माउथ बार हो जाएगा लेगून के, वहां पर जो थोड़ा सा बीच बचेगा उसको बे माउथ बार, स्पीट आगे तक निकला होगा उसको स्पीट कहेंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ कोस, रिया कोस, इतने तरह के कोस होते हैं। तो रिया कोस फॉर्म्ड व्हेन ए नॉन ग्लेशिएटेड हाईलैंड कोस्ट,
ठीक है, ये देखिए रिया कोस्ट formed when a non-glaciated highland coast becomes submerged and the valleys filled with the sea water V-shaped. इसका एग्जांपल है नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन एंड साउथ वेस्टर्न आयरलैंड, रियाकोस। अब रियाकोस का एग्जांपल आपको लिखना पड़ सकता है। फिजोर्ड या फ्योर्ड, फिजोर्ड या फ्योर्ड जो होते हैं ये नॉर्वे में है। इसमें क्या होता है, ये नेरो होता है, हाई वॉल्ड होता है और वेरी लॉन्ग सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैली। तो ये थोड़ा सा ग्लेशियल वाला आ जाएगा इसमें, बट समुद्र के यहां आकर के मिल रहा है। ठीक है, सीधा ही समुद्र में मिल रहा है। इसलिए वो कोस्टल हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्लेशियर्स के वहीं से, ग्लेशियर्स ही सीधा समुद्र में मिल जाते देखा जाए तो। इंडिया में आप ग्लेशियर समुद्र में मिलता हुआ नहीं देखेंगे, बट नॉर्वे में समुद्र वहां तक चला गया ना, तो ओशन जो है आपको वहां मिलेगा। तो उसी में सीधा ग्लेशियल वाटर मिल रहा है, तो वो तैयार करेगा फिजोर्ड, फ्योर्ड। लिखा है ना इसमें, यू शब्द होंगे ग्लेशियल काव्स, ये मिलेंगे आपको नॉर्वे में। डाल्मेशन और लॉन्गिट्यूडिनल कॉस, ऐसे कॉस मिलेंगे आपको यूगोस्लाविया में। इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन ए माउंटेन रिज रनिंग पैरेलल टू द सी कोस्ट इज सबमर्ज्ड। समुद्र के किनारे किनारे पर ही माउंटेन की, जो हाई माउंटेन है वो भी चल रहा है और बाद में वो सबमर्ज्ड हो जाता है, समुद्र के पानी में डूब जाता है, माउंटेन ही। हमारे यहाँ नीलगिरी माउंटेन को आप उधर थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन यूगोस्लाविया में इस प्रकार के मिलेंगे, उसको कहेंगे डाल्मेशन कॉस्ट, डाल्मेशन कॉस्ट। यानी कि हाई माउंटेन रेंजेस किसके पैरेलल होंगी, ओशन के, समुद्र के। और तीसरा है एस्चुराइन कॉस्ट, कॉस्ट वेयर लोलैंड कॉस्ट आर सबमर्ज्ड फ्लडिंग रिवर, देयर एंट्रेंसेस आर सैंड एंड सिल्ट फ्री। सैंड और सिल्ट होगा तो क्या होगा, डेल्टा। सो डेल्टा जो है वो इंडिया की विशेषता है, सबसे ज्यादा डेल्टा कहाँ है, इंडिया में। डेल्टा यहाँ की विशेषता है खास करके, और अमेजोन ब्राजील। बाकी यूरोप जो है इसकी विशेषता है। एस्चुराइन कॉस्ट बहुत है, थेम्स ऑफ ब्रिटेन। वहां पर वो ज्यादा सेंट लेके नहीं आता, यानी कि वो नहीं होता, सेडिमेंटेशन नहीं होता, डिपोजिशन नहीं होता। इमर्ज्ड अपलैंड कॉस्ट, तो ये होगा formed when coastal plateau lands are raised above sea level, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां पे मिलेंगे। कौन सी खाड़ी, खंबात, द्वारका, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा। और इमर्ज्ड लोलैंड कॉस्ट, कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, स्पीट्स, लेगून्स, बार्स, मार्शेस एंड बीचेस। तो कितने टाइप के कोस्ट हैं वो आपने देखे। कोस्ट के टाइप्स, समुद्री किनारों के प्रकार। अब आइए पहले डेजर्ट वाला देख लेते हैं, फिर इसमें आएंगे। डेजर्ट processes involved attrition, depletion, abrasion, corrosion.
कौन कौन सी प्रोसेसेस है? एट्रिशन, डिफ्लेशन, एब्रेशन। डिफ्लेशन केवल यही होता है इसी हिस्से में बस। इरोजनल फीचर्स, क्लिप्स, मशरूम रॉक्स, सॉरी क्लिप्स नहीं, डेजर्ट में लिखे मशरूम रॉक। ये मशरूम रॉक्स ऐसे तैयार हो जाती इरोजन की वजह से, मशरूम जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो जाते मशरूम रॉक्स। ज़्यूगेन एंड यार्डंग, ज़्यूगेन एंड यार्डंग। विंड जब इस तरह से चलती तो ऐसी चीजें तैयार होती, विंड की दिशा जब ऐसी होती तो ये तैयार होते हैं। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। वेंटिफैक्ट स्टोन होते हैं ऐसे विथ वन और मोर हाईली पॉलिश्ड फ्लैटेंड facets as a result of erosion by wind blown sand। तो ऐसे स्टोन तैयार होते हैं, उनको बोलते हैं वेंटिफैक्ट। उनको ड्रीकैंटर भी कहा जाता है। यार्डंग्स कब तैयार होगा? जब प्रीवेलिंग विंड जो होंगी वो इस तरह से बहेंगी, अंडर कटिंग बाय विंड एब्रेजन, एब्रेजन से तैयार होगा, और ऐसी खड़ी खड़ी रिजेस बची रह जाएंगी क्योंकि वो रेजिस्टेंट, ये लिखा है ना, अपस्टैंडिंग रिजेस ऑफ रेजिस्टेंट रॉक। तो जो रेजिस्ट कर रही थी, विंड को रेजिस्ट कर रही थी, बहुत तेज विंड थी और वो उसका विरोध कर रही थी, प्रतिरोध कर रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, बट बाकी तो इरोज हो गया, इरोजन हो गया, वो खड़ा रह गया, वो हिस्सा छूट गया, तो वो कहलाते हैं यार्डंग्स। हार्ड रॉक गिव्स राइज टू अपस्टैंडिंग रिजेस। अब नीचे की जो हार्ड रॉक्स हैं, वो हार्ड रॉक्स इस प्रकार से बहुत सारी रिजेस को खड़ा रखती हैं। तो सॉफ्ट रॉक जो होती है, विंड एब्रेडेड फरोज इन सॉफ्ट रॉक्स, तो सॉफ्ट रॉक्स को तो वो उड़ा ले जाते, लेकिन हार्ड रॉक्स बची रह जाती नीचे वाली, ये कहलाते हैं जुगेंस। ऑल्टरनेटिव होता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट, एक हार्ड एक सॉफ्ट, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सारा उड़ जाएगा, केवल हार्ड वाला बचा रह जाएगा, तो वो हो जाएगा जुगेन। और इस तरह से केवल पिलर टाइप खड़े हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं इंसेलबर्ग या बॉम हार्ट्स। स्टीप साइडेड हिल ऑफ, किसी जमाने में बड़ी बड़ी हिल्स रही होंगी, पहाड़ियां थी, लेकिन इरोजन हो गया चारों तरफ से, तो केवल ऐसा आपको सॉलिड रॉक का एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड इंसेलबर्ग। ये सब इरोजनल फीचर्स, यहां सब जगह इरोजन हो रहा है। अब ये कहां जाकर के डिपॉजिट होगा, क्या बनाएगा, वो इससे अगला वाला है, वो हम देखेंगे। मेसा बनेंगे वैसे, फ्लैट टेबल लाइक लैंडमास विथ अ वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर एंड वेरी स्टीप साइड्स। तो साइड्स बड़ी स्टीप होती है, उन पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्लिफ बहुत
एकदम होता है, बीच बीच में कैनियन है। ये है मशरूम रॉक्स, तो आपको एग्जांपल बता ही दिया, उधर फोटो दिखा दिया था मशरूम रॉक्स, तो मशरूम रॉक्स का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल है इरोजनल लैंडफॉर्म। और यहाँ एजेंट है विंड, सबसे बड़ा एजेंट कौन है? विंड, क्योंकि डेजर्ट में तो और कोई दूसरा जो है काम नहीं करेगा, विंड ही सबसे ज्यादा। ठीक है, वाटर भी करेगा, बारिश होगी तो वाटर भी करेगा, बट वाटर जो है वो डिपोजिशनल में ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि वो बहा के ले जाएगा सैंड को और उसको। ये तो इरोजन हो गया, इरोजन में उतना ज्यादा वाटर का रोल नहीं होगा। ठीक है, किसका होगा? 90% इरोजनल फैक्टर कौन सा होगा? विंड। अब आ जाइए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं ऐसे, इसलिए जो लहरें देखते हो ना आप रेगिस्तान में, जो लहर टाइप दिखता है, वेव्स टाइप दिखता है, ऐसा जब भी कभी जैसलमेर की बात आती है, मरुस्थल की बात आती है, तो डेजर्ट की बात आती है, तो बहुत सारी वेव्स दिखाई देती हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। वो वेव्स क्या क्या है? ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड यदि ऐसा है, इस डायरेक्शन में अगर हो रही है, विंड चल रही है, तो ट्रांसवर्स ड्यून तैयार होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स फ्रॉम व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो सैंड ड्यून्स का तैयार होना। बरखान, वैसे जब हिंदी आप इसका देखोगे तो वो इस तरह से लिखते हैं, बरखान, और रियल मीनिंग भी उसका ये है, पर वहां के नहीं है, वहां सी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले उसको बरचन बोलते हैं, बरचन। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम पढ़ने वाले अगर अपनी हिंदी की किताब देखेंगे तो उसमें बरखान या बरखन लिखा होगा, तो वो सही प्रोनाउंसिएशन तो वैसे देख, सही चीज तो बरखान ही है, बरखान लिखा रहता है वो गलत है, बरखन। क्या हो जाएगा? बरखन। वो ए होने से बरखान लिख देते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो न तो हिंदी मीडियम का बरखान सही है, ना इंग्लिश मीडियम का बरचन सही है या बरचान या बारचन। ठीक है, तो बारचन, बरचान, ये और बरचन तीनों ही गलत है। बरखन रियल वर्ड क्या हो जाएगा? एक तरह का बरखन, ज्योग्राफी के हिसाब से। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम दोनों की बुराई बताते हैं, वैसे हम भी या हिंदी इंग्लिश दोनों की बुराई बताते रहते हैं कि दोनों में गड़बड़ क्या है, दोनों कहाँ गड़बड़ करते। ये कबीरदास स्टाइल हुई ज्योग्राफी ठीक है, तो ज्योग्राफी बाय कबीरदास तो बरखन, उसका आप उल्टा देखेंगे नीचे, पैराबोलिक। विंड का डायरेक्शन सेम है, बट डिपोजिशन सेपरेट, अलग जगह पर है। वो जो डार्क ब्लैक है वो क्लिफ है, और डिपोजिशनल इस तरफ है। तो दोनों तरफ डिपोजिशनल तो है, लेकिन एक तरफ क्लिफ किधर तैयार हो रहा है, एक तरफ कहां हो रहा है? एकदम खड़ा ढाल। तो एक तरफ आप चढ़ के जाओगे और एकदम गड्ढा हो जाएगा, आपको कूदना होगा, आप कूद नहीं पाओगे, इतना ऊंचा। ठीक है, और एक तरफ उधर से आओगे और इधर की तरफ गड्ढा मिलेगा, उल्टा है, बट हवा की दिशा सेम है, विंड डायरेक्शन सेम है। देखो ऊपर भी विंड डायरेक्शन इधर है, इसके भी विंड डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन देख रहा है, दिख रहा है ना? एरो, एरो दोनों का एक तरफ है। तो ऊपर बरखान तैयार हो रहा है, और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर हैं जो उल्टे हैं, वो क्या है? पैराबोलिक, वो कहलाते हैं पैराबोलिक। और जो कोमा जैसे, कोमा का उल्टा है, वो कोमा में वो वाला हिस्सा ऊपर रहता है, उल्टा कोमा।
वो कहलाएंगे सीप। सीप हैज ओनली वन विंग, इसमें दो विंग होते हैं, इसमें केवल एक ही विंग होता है, एक ही पॉइंट होता है। तो बरखांस क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, टू हॉर्न्स that face downwind gradually migrate with the wind, और parabolic dunes from when sandy surface are partially covered with vegetation, और नीचे लिखा है parabolic dunes are reversed बरखन्स। तो बरखन का पूरा उल्टा होता है। तो ये आपको नोट्स दिया जाएगा, तो मुझे लगता है आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड्स। लास्ट ये देख लीजिएगा कैसे बनते हैं, सरफेस कैसा होगा तो क्या कहा जाएगा, वो एग्जाम्पल आ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा एग्जाम्पल। अब आ जाइए ग्लेशियल, एकदम लास्ट वाला ग्लेशियल। यहां मैंने आपको बताया था प्लकिंग होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है प्रोसेसेस में, प्लकिंग और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल यहीं पे देखने को मिलेगा। और डेजर्ट में डिप्लेशन और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल डेजर्ट में। प्लकिंग केवल ग्लेशियल वाले में। तो ग्लेशियल वाले में प्रोसेसेस होंगी एब्रेशन एंड प्लकिंग, एब्रेशन एंड प्लकिंग। इरोजनल फीचर्स, इरोजनल फीचर्स, सिर्क, ये ऐसे सिर्क तैयार होंगे यहां से, चूंकि नदियां और ये सब बहेंगी ग्लेशियर, तो सिर्क। सबसे पहला स्ट्रक्चर सिर्क। दूसरा एरेटे, ये ऐसे एरेटे तैयार होते हैं, ये सिर्क एकदम स्लोप होता है, और स्लोप के ऊपर जो तैयार होगा उसको एरेटे। पानी जमा हो जाएगा बीच में, मानसरोवर लेक और वो सब जो ऊपर सोंगपो और वो जो आप देखते हो, ग्लेशियर के नीचे जो लेक्स आपको दिखाई देता है, पानी जमा हो जाता है, टार्न, जमा पानी टार्न। इस पर ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एरेटे और ये सब मिलकर के बनाएगा। इस पर हॉर्न, आइए उस वाले में नोट्स में देखना, शायद लिखा हुआ मिल जाएगा आपको तो आसानी हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, टार्न क्या है, टार्न लेक्स, ए सीरीज ऑफ टार्न्स लेक्स resembling a string of prayer beads are known as पेटरनॉस्टर लेक्स। तो ऐसी लेक्स जो है पेटरनॉस्टर, एरेटे बीच बीच की चोटियां एरेटे, और चूंकि ये नीचे से एकदम कटाव आ जाएगा, क्लिफ हो जाएगा, तो हैंगिंग वैली।
ठीक है। और पिरामिडल पिक्स और हॉर्न्स तो फॉर्म्ड व्हेन 3 or more कोरीज फॉर्म इन द साइड्स ऑफ वन माउंटेन। सर्क्स, उसको सर्क्स लिख देना, कोरीज के बजाय क्या कर लोगे, सर्क्स। एक से ज्यादा सर्क तैयार हो जाएंगे तो वो बना लेगा हॉर्न। और ट्रंकेटेड स्पर्स, ट्रंकेटेड स्पर्स ऐसे, एकदम ट्रंकेटेड स्पर्स इस वाले में एग्जांपल होगा, देखो एक ये ट्रंकेटेड स्पर। ये बन जाएंगे आपके कोल, इंदिरा कोल, ऊपर बताया था कोल, COL कोल, सबसे ऊंचा स्थान इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल आखिरी में अंडमान निकोबार। और इंदिरा कोल, इंदिरा मीन्स गॉड इंदिरा, ठीक है। कई लोग इंदिरा पॉइंट लिखने लगे, INDIRA, जब से उनको लगा इंदिरा गांधी की वजह से, तो इंदिरा पॉइंट बोलने लगे उसको, जबकि वो INDRA है, इंदिरा पॉइंट। इंग्लिश में इंदिरा लिखते थे, नहीं तो इंद्र पॉइंट होता तो कोई झंझट ही नहीं था। पर इंग्लिश में अंग्रेजों ने उसका नाम, उन्होंने ही तय किया कि इसको बोलेंगे इंदिरा कॉल और इसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा बोलते थे, तो बाद में प्रधानमंत्री जब बनी तब तक लोग ज्योग्राफी पढ़ने लगे, इंदिरा गांधी बनी तभी तभी से भारत में पढ़ाई शुरू हुई थी लगभग ठीक ठाक। तो स्कूलों में भी लगा कि इंद्र तो कुछ होता नहीं है, इंदिरा है मतलब इंदिरा ही होगा, इंदिरा गांधी को मतलब वो दिया है एक तरह से क्रेडिट इसका। तो धीरे धीरे पूरे देश के स्कूलों में इंदिरा पॉइंट बोलने लगे उसको, ठीक है। तो पूरा देश कैसे गलत होता है, ये एग्जाम्पल है मोदी जी। ठीक है, पूरा ही देश गलत हुआ जा रहा है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो कई बार हुआ है, पूरा देश गलत हुआ है, कई बार हुआ है। इसलिए तो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन काम करती है, दोनों काम करती है। मीडिया बहुत काम की चीज है, आप चाहे जो कर सकते हैं। इंडिया को चलाने वाला चाहिए, कोई भी चला दे आके, कोई भी घोषणा कर दे कुछ नहीं। कल भगवान इंद्र मेरे सपने में आया और कहा कि अगले इंद्र तुम ही होगे, तो चल पड़ेगा, भीड़ लग जाएगी वहां। देख लो, ट्राई कर लो, परीक्षा का नहीं हो तो फिर ऐसा ही कुछ सपना बता देना तो हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस तो मैंने बता ही दिया। बिरसा को घोषणा ही तो करना पड़ी थी कि मैं भगवान हूं, जब तक घोषणा नहीं कर रहा था तब तक स्ट्रगल कर रहा था। और जिस दिन उसने डिक्लेयर कर दिया कि सारा झंझट गरीबी हटाओ, क्या करना, परेशान हो गए, खाने पीने को मिलता नहीं, रोज बकरी चराओ, क्या, एक काम करो भगवान बनो। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारा भगवान हूं। लोग तो भगवान बनाने के लिए बैठे हैं, वो हम ही लोग नहीं बनते। सिर्फ घोषणा भर करनी कि मैं भगवान हूं तुम्हारा, लोग तो भक्त तो तैयार हैं बनने के लिए, और चढ़ावा देने के लिए भी तैयार है। आप ही मना करते हो, नहीं तो काम धाम सब बंद और पूजा पाठ शुरू आपका, बस सुबह तैयार होके बैठना भर है कुर्सी पे, दूसरे दिन से तांता लग जाएगा। इंडिया यही तो है, गजब ही। मोदी जी को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सपोर्टर अपने आप ही मिल गए। जबकि बहुत ज्यादा वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का बहुत ज्यादा ही हितैषी है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसी को बोलते हैं। असली में गंगा स्नान की कोई इरादा नहीं था, वो तो किनारे पे खड़े थे। तो ठीक से खड़े नहीं रह पाए, तो सीधे गए गंगा जी में, तो वहीं बोल दिए हर हर गंगे। तो ये वही है। तो बाकी लोगों ने कहा अरे बड़ा, ये तो इतने कड़ाके की ठंड में भी नहाता है और हर हर गंगे बोलता है, इससे बढ़िया उनको तो ला के जुलूस निकाल दिया। बोले हम सब तो नहाने से डर रहे थे, ये तो नहा लिया। वो है। तो उस चीज को समझो।
चलो, तो इंदिरा कॉल समझ में आ गया। ये वो एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूं, नॉर्वे वाला, सीधा समुद्र में। नॉर्वे वाला वो याद करो, कौन सा बताया था अभी, कोस्टल टाइप ऑफ कोस्ट बताए थे ना, वो यहाँ आएगा। क्योंकि वो ग्लेशियल फॉर्म में ले रखा है हमने इधर, बाकी वो वही है, वही दे दिया उसको, कोस्टल वाले में दे दिया, मराइन वाले। तो इसको दोनों तरफ दे सकते हो, ग्लेशियल वाले में भी दे सकते हो, ग्लेशियल टोपोग्राफी में भी, और मराइन टोपोग्राफी में भी दे सकते हो। क्योंकि सीधा समुद्र में नॉर्वे का एग्जाम्पल, नाम तो बताओ क्या था। हाँ, फ्योर्ड, फ्योर्ड, ये यहाँ पे ये फेमस एग्जाम्पल। तो ग्लेशियल वाले में हैंगिंग वैलीज भी तैयार होंगी, यू शेप्ड वैलीज भी तैयार होंगी, और फ्योर्ड भी तैयार होंगे। तो ये फ्योर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे समझ में, यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड ट्रंक वैली नीचे की तरफ तैयार होगी, देहरादून, दून वैलीज नीचे, घास के मैदान, हरा हरा। हैंगिंग वैली इधर तैयार होगी जहां कट लग जाएगा, बिल्कुल लटक रहा है, लटकती हुई घाटियां, हैंगिंग वैली, ठीक है। तो ये जो सारे फॉर्म हैं, ये सब इरोजनल फॉर्म, इरोजनल। तो डिपोजिशनल क्या हो गए, ये हो गए, और ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन, ये तैयार होंगे। डिपोजिशनल, स्ट्रीम, एस्कर, एस्कर हो जाएंगे साइनियस रिजेज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ड्रमलिन, ड्रमलिन आर इलोंगेटेड हिल्स ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स, वो कहलाएंगे ड्रमलिन। लेक, एक बताया था आपको टिलाइट्स, कब बताया था, TILLIT, टिलाइट, कब बताए थे आपको टिलाइट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल डिपोजिशन बताए थे, टिलाइट्स। तो याद रखा करो भाई, इधर उधर काम आएंगे। और मोरेन, इधर आएंगे आप लोग तो टर्मिनल मोरेन्स। तो कई तरह का मोरेन होता है। मोरेन, मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन, एक दूसरे की तरफ, जैसे ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल करके नीचे बह के आ रहे हैं, तो दोनों तरफ डिपॉजिट करेंगे, तो दोनों की तरफ किनारों पे जो डिपोजिशन होगा वो कहलाएगा लेटरल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स। दोनों तरफ कहलाएगा लेटरल मोरेन्स। दो तरफ ग्लेशियर पिघल करके आ रहा है ग्लेशिएशन के उसके बाद, और बीच बीच में जो डिपोजिशन है वो कहलाएगा मीडियल मोरेन्स। हिमोड़, वहां जलोड़ बोलते हैं, ऐसा जब नदियों में होता है तो उसको जलोड़ कहा जाता है। दोनों तरफ शब्द जो है वो मोरेन, बट वहां जलोड़, हिंदी में जलोड़ और यहाँ हिमोड़ बोलते हैं, हिंदी में हिमोड़ और जलोड़। पानी से अगर डिपोजिशन हो रहा है तो जलोड़, और अगर बर्फ की वजह से हो रहा है तो हिमोड़। बट मोरेन, डिपोजिशन को क्या कहेंगे, मोरेन।
और बिल्कुल एंड हो गया, आगे जगह नहीं मिल रहा है, ग्लेशियर को पिघल के बहने का आगे जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे एंड मोरेन। एंड मोरेन, एंड मोरेन जो है वो इस तरह का होगा। टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, यहां आपको मोरेन दिखाई देगा। और इसी प्रकार का जो मोरेन इकट्ठा हो गया था केदारनाथ डिजास्टर के लिए, लगभग इसी को एक तरह का माना गया था कि वो एक मोरेन इतना ज्यादा था, क्योंकि केवल पानी नहीं था केदारनाथ हादसे में, मोरेन था, हिमोड़ था, पत्थर थे, बड़े बड़े बोल्डर्स थे, जो डिपोजिशनल फीचर है। किसका डिपोजिशनल फीचर है? ग्लेशियल डिपोजिशन। वो ग्लेशियल डिपोजिशन हुआ था और वो टिका हुआ था, बट ब्रेक हो गया, यानी कि ये एंड मोरेन जो टर्मिनल मोरेन है ये टूट गया। और टर्मिनल मोरेन टूट गया तो ये डैम टूटने जैसा था। तो सारा जो इकट्ठा हो रखा था मीडियल, लेटरल और आइस, वो सारा का सारा नीचे एक साथ बहा, तो वो फ्लड था, केदारनाथ फ्लड। और कुछ लोग बोल रहे हैं क्लाउड बस्ट हुआ था, तो ऊपर वाटर लेवल बढ़ गया था, पानी बहुत इकट्ठा हो गया था, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ। तो एकदम से कई इंच बारिश हो गई एक साथ, तो बारिश का पानी, ग्लेशियर, मोरेन, सब कुछ एक साथ हो गया, तो वो केदारनाथ डिजास्टर था। तो इसलिए यहां समझने के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको तीनों नाम है, ग्राउंड मोरेन, रिसेशनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। ये आ गया मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन इकट्ठा हो गया, डैम बन गया। एवलांश जो आते हैं, अधिकांश एवलांश जो आते हैं वो भी टर्मिनल मोरेन के हटने से आएंगे। एवलांश आएगा ऊपर से, क्योंकि टर्मिनल मोरेन हट जाएगा। तो दरअसल केवल ये स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ना है, साथ साथ घटनाएं जो होती है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपका तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेशन है ना। तो हर जगह पर आपको कलेक्टर लेके आना है अपना ज्योग्राफी में। कलेक्टर को आगे करना है, ज्योग्राफी का टीचर नहीं, कलेक्टर वाला। ठीक है, तो इसलिए ज्योग्राफी को जो पढ़ाते हैं वो टीचर, वो ये वाला एंगल कम लाते हैं, जबकि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए तो ज्योग्राफी इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है। ज्योग्राफी का ज्ञान होना तो ठीक है, अच्छी बात है, वो ठीक है, लेकिन आपकी टेबल पे कैसे काम आएगा वो? ये तो आपके लिए मोरेन का कोई बहुत ज्यादा रोल ही नहीं है। टर्मिनल हो, लेटरल हो, मीडियल हो, आपको क्या करना है? ठीक है, कलेक्टर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों पे कई इलाकों में, ग्लेशियर वाले इलाकों में यदि आप कलेक्टर हैं, लद्दाख में अगर आप कलेक्टर हैं, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, अगर आप उधर नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में है, तो इन सब जगहों पर यदि आप, भारत का बड़ा, बहुत सारे जिले हैं ना, कम से कम भारत के 70-80 जिले ग्लेशियर पीरियड इलाकों में होंगे। अगर उन जिलों में, 700 जिलों में से अगर उन जिलों में अगर आपकी नौकरी लगती है, तो फिर वो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ बनते हैं आईपीएस। कई बार आईपीएस जो होते हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखते हैं, इंडो टाइबेटन पुलिस को देखते हैं, उसको देखते हैं, आईटीबीपी को देखते हैं। तो कई बार उनके जो खास जनरल बनाते हैं, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, वो सब आईपीएस होते हैं। फिर रक्षा सेवा, बजट, फिनेंस देखने के लिए भी आप ही को जाना पड़ता है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, ये इसी परीक्षा से, यूपीएससी की जो आप परीक्षा दोगे, उसमें 15वें नंबर पर
या 10वें 12वें नंबर पर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, तब भी आपको उसी इलाके में, और आपका जो क्वार्टर है वो मोरेन के नीचे वहां आपको मकान मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा, ऐसा नहीं केवल कलेक्टर बन जाओगे तो भी, एसपी बन जाओगे तो भी, इंडियन डिफेंस अकाउंट में चले जाओगे तो भी, ठीक है, रेलवे में चले गए, आईआरटीएस गए और आपको माउंटेन एरिया में रेलवे स्टेब्लिश करने के लिए दे दिया है, तो प्लानिंग करना है, तो तब भी अधिकांश आपके जो ट्रेनिंग है ऑडिट एंड अकाउंट के, और सबके ट्रेनिंग सेंटर तो हिमालय में ही है, क्योंकि सभी हिल स्टेशन पे है। हिल स्टेशन पे ही मसूरी खुद हिल स्टेशन है, तो ये तो टेरेन आपको समझ में आना ही चाहिए, टोपोग्राफी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हो गए। तो मुझे लगता है कि टोपोग्राफी जो है वो अब कंप्लीट हुई है, और करंट अफेयर्स में चलते हैं। ये था, ये कल संभव नहीं था होना इतना, इसलिए हमने इसको आज के लिए रखा था। ठीक है, कल से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जाएंगे। तो ये था अभी तक का जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। अब आप होमवर्क कर लीजिए, मेंस के हिसाब से आंसर लिखना शुरू कीजिए। प्रीलिम्स के प्रश्न अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर एक रीडिंग लगाइए, क्योंकि अब हम तो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो बेसिक चीजें बतानी थी वो हमने बता दी। बाकी करंट अफेयर्स के समय में जब कभी भी इन सब चीजों का जिक्र आएगा तो फिर आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, चलिए। हेलो। हाँ।
हुआ, ठीक है।